अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपने सीटेट और टीईटी की तैयारी। और मैंने आपसे पहले कहा था कि हम किस तरह से तैयारी शुरू करेंगे। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का पहला टॉपिक ले रहे हैं। ये पहला टॉपिक हमारे हिसाब से, चूंकि जिस हिसाब से वीडियो बनाए जा रहे हैं उस हिसाब से ये सीटेट में भी आता है और टीईटी में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। सीटेट में इस पर हर साल 2-3 क्वेश्चन आते रहे हैं, किसी साल 4 क्वेश्चन भी इस पे आए हैं। इस एतबार से हमारे नजदीक ये बहुत अहम टॉपिक है, इसलिए हमने इसको लिया है। मैं इसमें इंग्लिश की टर्म्स भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको हेल्प हो सीटेट की तैयारी करने में भी। वैसे ये दोनों के लिए बहुत अहम टॉपिक है। और इसमें एक चीज मेरे समझ में आई कि जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज पेपर 1 की तैयारी करते हैं तो उसमें जो टॉपिक्स है, बास टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, बास टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो साइंस के जो टॉपिक इसमें है वो मेरा अपना ऐसा ख्याल है कि वो पेपर सेकंड देने वालों के लिए भी बहुत अहम है। इस एतबार से आपने इसकी स्टडी करना है। हो सकता है पेपर सेकंड वालों के लिए भी ये काम में आ जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या है, इसको पहले समझना जरूरी है। आप बोलेंगे कि फूड और न्यूट्रिशन में समझने जैसी क्या बात है, लेकिन दोनों का मतलब समझना जरूरी है। फूड क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। तो पहले हम समझते हैं फूड को। फूड क्या है? जो कुछ चीजें इंसान, जानदार, तमाम हैवानात ये अपने जिस्म के नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ये सब जो है फूड। बात समझ में आई? ये सब क्या है? गिजा है, फूड है, खुराक है, जो कुछ लेते हैं। और अब ये तो बात समझ में आ जाती है, फूड तो आसानी से समझ में भी आता है, लेकिन गिजाइयत क्या है या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो न्यूट्रिशन दरअसल में हुआ है कि जब आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और वो जिस्म के नशोनुमा के लिए इस्तेमाल होता है, जिस्म की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो इस्तेमाल होने का जो अमल है, जिस्म के नशोनुमा में आपके खाई हुई चीजों का इस्तेमाल होने का जो अमल है, वो अमल कहलाता है न्यूट्रिशन। आपने इस बात को याद रखना। जो कुछ आप अपने जिस्म की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें, उन चीजों का इस्तेमाल होने का जो अमल होगा, पूरा प्रोसेस जो होगा, वो सब न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे और भी चीजें क्लियर होगी इंशाल्लाह। ये जो गिजाई अज्जा है, जो कंपोनेंट है फूड के, तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उसको न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन से 2 है तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हो, आप इसको जो है आसानी के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर एक है मैक्रो गिजाई अज्जा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो गिजाई अज्जा है जो हमारी गिजा में ज्यादा मिकदार में, बड़ी मिकदार में जरूरी होते हैं, यानी जो ज्यादा पैमाने पर हमें चाहिए खुराक में या गिजाइयत में या हमारी न्यूट्रिशन में जो बड़े पैमाने पर चाहिए, तो वो मैक्रो गिजाई अज्जा या मैक्रो न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। ठीक है, और माइक्रो गिजाई अज्जा या माइक्रो न्यूट्रिशंस किसको कहते हैं? जो हमें कम मिकदार में जरूरत होती है, जिसकी हमारी न्यूट्रिशन में जिसकी मिकदार बहुत कम हो तो भी चल जाता है ऐसे। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? जो बड़े ज्यादा मिकदार में हमको जो गिजाई अज्जा चाहिए, न्यूट्रिशंस चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसको आप निशास्ता कहते हैं। फिर इसमें जो है फैट है, चर्बी, चिकनाई भी जिससे कहते हैं। फिर इसमें जो है विटामिन। ठीक है, तो ये हमें जो है बड़े पैमाने पर जरूरी होते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये मैंने अभी आपको बताया कि मैक्रो गिजाई अज्जा जो होते हैं, जो हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए, तो कौन कौन से है वो? कार्बोहाइड्रेट, फिर चर्बी यानी फैट जिसको चिकनाई कहते हैं, और तीसरा जो है प्रोटीन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो कम मिकदार में हमारे जिस्म को जरूरी है, तो उसमें मिनरल्स, मादनियात है, फिर उसमें जो है विटामिन है, और उसके अलावा में जो है कुछ और चीजें इसके अलावा लगती है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से ये माइक्रो और मैक्रो में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हाँ, यहाँ से हम जो है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से है, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, उसमें से हर एक को लेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट पर हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है क्या, फिर कार्बोहाइड्रेट के जो है अफाल क्या है, काम क्या है उसके, अगर वो कम हो जाए तो क्या होता है, उसके बारे में मुख्तलिफ चीजें हम
डिस्कस करेंगे। इसी तरह से फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, है ना, पानी वगैरह, इस तरह से हम हर एक के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत डिटेल में आते हैं, इसलिए हम कुछ चीजों को जो है डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। जहां से सरसरी गुजरना है वहां से सरसरी गुजर जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, जो हमें बड़े पैमाने पर हमारे जिस्म को चाहिए होता है, ये इसके बारे में कुछ बातें आप याद रखिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली बात ये याद रखिए कि ये एक नामियाती मुरक्कब है, ऑर्गेनिक जो है होता ही, और इसमें जो है इस बात का ख्याल रखना कि 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों उसमें पाए जाते हैं, तीनों उसमें मौजूद होते हैं, ये तीनों पर मुश्तमिल होता है। और इसके जरिए से, कार्बोहाइड्रेट के जरिए से जिस्म को तवानाई मिलती है। ये बात ध्यान में रखें कि कार्बोहाइड्रेट वो चीज है जिससे जिस्म को तवानाई मिलती है, और ये तवानाई का सबसे सस्ता जरिया है। जमीन पर जितने जानदार है जिनको ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है, वो जो है उनके लिए तवानाई का यह सबसे अच्छा जरिया है कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तमाम जानदारों के लिए ये जो है जरिया है, बुनियादी जरिया है, सबसे सस्ता तवानाई का जरिया है। और ये 3 किस्म के कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जो ग़िज़ा में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? स्टार्च है जिसको निशास्ता आप कहते हैं, शुगर है, शक्कर भी इसको कहते हैं, सेल्यूलोज है। तो इस तरह से 3 चीजें आपके कार्बोहाइड्रेट्स में होती है। इसके बारे में अब मजीद बातें भी हम जो है डिटेल में साइंस की पीरियड में जानेंगे, है ना। जब साइंस की पीरियड पर जाएंगे तो डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। हाजमे के दौरान में जब हम ग़िज़ा खाते हैं और वो हाजमे का अमल जब शुरू होता है, तो उस दौरान में निशास्ता, शक्कर, ये क्या होता है, ये दोनों भी ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं। क्या होता है? ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं, और जायद ग्लूकोज जो होती है वो जिस्म में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है कि हाजमे के दौरान में निशास्ता और शक्कर ये ग्लूकोज में तब्दील हो जा रहे हैं, और जो जायद ग्लूकोज रहती है वो जिस्म में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा हो जाती है, ठीक है। सेल्यूलोज एक रेशादार मादा है। क्या है? सेल्यूलोज एक रेशादार मादा है जो जिस्म में, हाँ, अब ये इसके बारे में याद रखो कि ये कोई तवानाई वगैरह मुहैया नहीं करता है, इसके जरिए से कोई तवानाई नहीं मिलती है हमें। तो फिर क्या काम आता है? तो ये जिस्म में हजम नहीं होता, मगर क्या करता है? तो इसके जरिए से आंतों की हरकत में मदद मिलती है, यानी लेट्रिन वगैरह इसके जरिए से, लेट्रिन के अमल में ये मुफीद होता है, फायदेमंद होता है। इसके जरिए से वो अमल साफ तौर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक आम इंसान के लिए रोजाना कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मिकदार चाहिए होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और वो है 400 से 500 ग्राम। एक आम इंसान के लिए, जो कोई भी कॉमन पर्सन है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की तकरीबन रोजाना जो है 400 से 500 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट दरकार होता है। हाँ, लेकिन इससे कौन अलग होते हैं? तो इनको ज्यादा लगता है तो बढ़ते हुए बच्चे, नशोनुमा पाते हुए बच्चे, दूध पिलाने वाली माएँ, और ज्यादा जिस्मानी मशक्कत करने वाले लोग, ऐसे सब लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से काम करता है हमारे जिस्म में, क्या काम अंजाम देता है, ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। तो लैक्टोज शक्कर आंतों में मौजूद फायदेमंद खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा करने में मदद देता है। ये जो है ना, क्या करता है लैक्टोज शक्कर? आंतों में जो मौजूद खुर्दबीनी जानदार होते हैं, फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार, तो उनकी ये नशोनुमा करता है। आप समझ रहे कि एक इसके जरिए से हमारे जिस्म में जो फायदेमंद खुर्दबीनी जानदार है वो नशोनुमा पाते हैं, और ये कैल्शियम के जज्ब करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ जायद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन में तब्दील होकर तवानाई का जखीरा बनते हैं। क्या होता है? जायद कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म में होते हैं, वो ग्लाइकोजन में तब्दील होकर तवानाई का जखीरा वो बन जाते हैं। ग्लूकोज मरकजी असबी निजाम के लिए वाहिद तवानाई का जरिया है। जो ग्लूकोज है, हमने देखे कि ये तीनों भी जो है, ग्लूकोज, शक्कर वगैरह, ये सब, सेल्यूलोज, ये इसकी किस्म है निशास्ता कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये ग्लूकोज जो है, शक्कर और निशास्ता मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये ग्लूकोज हमारे मरकजी असबी निजाम, यानी जो हमारा दिमाग का जो सिस्टम है, उस दिमाग के सिस्टम में ये वाहिद तवानाई का जरिया है, उसको तवानाई पहुंचाने वाला वाहिद जरिया होता है।
तो इस बात को हमने अच्छी तरह ध्यान में रखना है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप ये मत शुरू कर देना कि भाई आज कार्बोहाइड्रेट की अहमियत बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आप लोग किलो किलो से कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मुनासिब मिकदार में जो है ग़िज़ा चाहिए होती। अभी हम समझेंगे फैट्स, चिकनाई जिसे कहते हैं। तो फैट्स बोलने से आसानी से बात समझ में आ जाती है। फैट में भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मिकदार जितनी होती है उसके मुकाबले में फैट्स में ऑक्सीजन की मिकदार जो है कम होती है। ये जो है फैट्स जो होती है लिप्ड खानदान के रुकन है। यानी लिप्ड खानदान किसको बोलते हैं? तो ये ऐसे वो होते हैं कि जो पानी में हल नहीं होते, बल्कि इनका जो है नामियाती सॉल्वेंट्स में ये घुलती है। अब इसको जो है समझने के लिए फिर हम डेप्थ में जाना पड़ेगा और वो साइंस वगैरह में हम जो समझेंगे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि फैट्स का ताल्लुक जो है लिप्ड खानदान से। फैट किसके खानदान से? तो लिप्ड खानदान से। और लिप्ड खानदान वो होता है जो पानी में हल नहीं होता, ठीक है। ये पानी में नॉन सॉल्वेंट होता है। ये सबसे ज्यादा तवानाई बख्श जरिया। हाँ, जो फैट है, अब कुछ लोगों को लगता है यार मैं बहुत फैटी हो जा रहा हूँ, इधर से झरी निकल जा रही है, उधर से वो हो जा रहा है, लेकिन फैट के अपने फायदे भी है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मोटे हो जाना है, इसका मतलब यह है कि फैट भी जरूरी है। ऐसा बिल्कुल मेरे ऐसे दुबले पतले नहीं हो सकते आप, कुछ लोग होंगे भी मुझसे भी ज्यादा। ये सबसे ज्यादा फैट जो है सबसे ज्यादा तवानाई बख्श जरिया है। 1 ग्राम चिकनाई जलने पर, यानी फैट जब 1 ग्राम जलती है तो आपको कितनी उससे कैलोरी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी जो है आपको उससे एनर्जी मिलती है। अब आप सोचेंगे कि जब 1 ग्राम फैट जलने से इतनी एनर्जी मिल रही तो फैट तो जमा करना पड़ेगी। तो अब इसके ऐसे इसमें जाकर जो है वो खाने मत लग जाना, वरना जो है कसाई की दुकान पे कर दिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए एकदम लिमिट में चलना है। एग्जाम भी देना है आप लोगों को। तो अब उस एक सवाल तो जहन में आ रही होगा कि जब ये 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी तैयार हो रही है उससे, तो एक आम इंसान को रोजाना कितनी किलो कैलोरी लगती होंगी या कितनी कैलोरीज लगती होगी? तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए 1800 से 2800 जो है कैलोरीज एक आम इंसान को लगती है। फिर वो जो है नशोनुमा पाते हुए लोगों में या मेहनत करने वाले लोगों में कुछ इस तरह से एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती है, उनमें अलग अलग उसका रेशो होता है। लेकिन एक कॉमन इंसान को जो है, एक आम इंसान को 1800 से 2800 तक कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। चिकनाई, अब ये फैट हमें किन किन चीजों से मिलता है? तो घी है, मक्खन है, तेल है, गोश्त है, पनीर है, दूध है, केक है और क्रीम है। इन सब चीजों से जो है हमको फैट हासिल होता है। कई लोग जो परहेज करते हैं, हालत बढ़ती है तो इनमें से काफी चीजें बंद कर देते हैं, लेकिन ये बहुत फायदेमंद है, ज्यादा बंद नहीं करना है, लिमिट में रहना। इसको देखेंगे आगे। फैट जो चिकनाई है उसके अफाल क्या काम करता है फैट बॉडी में? तो सबसे अहम काम उसका तवानाई देना है, आपको एनर्जी देता है फैट। फिर इसके अलावा में खुलियात और बाफ्तों का भी वो हिस्सा है, टिश्यूज जो होते हैं हमारे जिस्म उसका भी ये हिस्सा होता है। खुलियात और बाफ्तों के लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सेल्स और टिश्यूज उसको कहते हैं। अब आती है दूसरे जो है तीसरे नंबर का जो इसका हिस्सा है, जो ज्यादा मिकदार मैक्रो जो न्यूट्रिशंस है, उसमें तीसरे नंबर पर प्रोटीन्स है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, फिर हमने जो है फैट पढ़े, अब प्रोटीन्स की बारी। तो प्रोटीन्स भी एक बड़ी मिकदार में हमारे जिस्म को जरूरत पड़ती है। प्रोटीन पेचीदा नामियाती मरकब है, ऑर्गेनिक मरकब होते ही कंपाउंड ऑर्गेनिक मरकब है, जो बुनियादी तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने। ये जो प्रोटीन होते हैं वो किन चीजों से मिलकर बनते हैं, किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों से मिलकर वो बनते हैं। बाज औकात इसमें सल्फर और फास्फोरस भी शामिल होता है। बाज औकात की बात है, हमेशा नहीं होता ऐसा, बाज औकात ही प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी शामिल होता है। प्रोटीन जो है कई अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बुनियादी अज्जा है। आपने दोनों जुमले में क्या कॉम्बिनेशन है इसको याद रखना है कि अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के बुनियादी अज्जा है, यानी प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, इस बात को याद रखना है। अमीनो एसिड्स की 2 अकसाम है, यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एसेंशियल
अमीनो एसिड्स। तो ये क्या होता है, तो इसमें जो है ये हमारे जिस्म में नहीं बनते। इसके बारे में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में आपने याद रखना है कि हमारे खुराक का हिस्सा तो है, खुराक से इसको हासिल करना पड़ता है, लेकिन ये जिस्म में नहीं बनते। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मामला यह है कि वो इंसानी जिस्म में ही बनते हैं। तो अब मैं आपको जो है एक सवाल भी दूंगा इसके बाद में। वैसे तो मैं सवालात अलग से आपको हल कराऊंगा, लेकिन इस पर मैं आपको एक सवाल भी दूंगा। यहाँ पर पहले इतनी बात समझ लेते। प्रोटीन हमें किन चीजों से मिलते हैं, तो दालों, फलियों, गिरीदार मेवे, दूध, मछली, जिगर, अंडे वगैरह से हमें प्रोटीन मिलते हैं। इन चीजों के नाम भी याद होना चाहिए। अगर जो है सवाल दे दिया जाए कि दर्जे झेल में से प्रोटीन हमें किन चीजों से नहीं मिलता है, ऐसी कौन सी चीजें दर्जे झेल में जो जिससे प्रोटीन नहीं मिलता है, तो फिर ये चीजों के नाम हमको मालूम होने चाहिए कि किन से मिलता है और किन से नहीं मिलता है। प्रोटीन के काम क्या है, तो इस बात को देख लेते हैं जरा। प्रोटीन के काम जो है, प्रोटीन जिस्म के ढांचे के बुनियादी अज्जा है प्रोटीन। और बाफ्तो टिश्यूज तामीर और मरम्मत में मदद देते हैं। जिस्म में अगर कुछ भी टूट फूट होती है तो प्रोटीन की मदद से वो मरम्मत हो जाती है। प्रोटीन से बनने वाले जो खामरे, जिसको एंजाइम्स कहते हैं, ये हाजमे में मदद देते हैं, इसलिए फिर वो ज्यादा अहमियत हो गए ना। हाँ, कई लोग परेशानी में है, इसलिए ये ज्यादा अहमियत का उपयोग। कई हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं जो जिस्मानी अफ़ाल को मुनज़्ज़म करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस्मानी अफ़ाल को मुनज़्ज़म करने में भी प्रोटीन बड़ी हद तक मददगार होते हैं। प्रोटीन जिस्म में नकल हमल का भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हेमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन की तरसील करना, ये भी प्रोटीन का काम है। प्रोटीन बीमारी और इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में भी मदद करते हैं। ये सब बातें आपने याद रखना, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम विटामिन को हम समझेंगे। विटामिन को समझने में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो विटामिन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। क्या में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी अभी तक हम जो देख रहे थे, हमने जो कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फैट हमने देखा और प्रोटीन देखा, ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, यानी जिस्म को बड़े पैमाने पर इसकी जरूरत होती है। लेकिन जो ये विटामिन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, यानी कम मिकदार में जिस्म को उसकी जरूरत होती है। अब ये विटामिन किस काम में आते हैं, तो विटामिन जिस्मानी अफ़ाल, नशोनुमा और सेहत के लिए जरूरी है, और मुख्तलिफ बीमारियों से भी विटामिन हमें बचाते हैं। अभी आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ, आपने उस सवाल का जवाब देना है। वो कौन सा जो है विटामिन है जो जिस्म में तैयार होता है, उसको जो है उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती? ऑप्शन बोलो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इतना शुरू, क्या लगाए, तुक्का मारे? नहीं, ये जवाब नहीं है इसका। हाँ, हो सकता आपका जवाब सही आ जाए। यहाँ देखो, कुछ लोगों ने होशियार हो गए ना, देख लियोगे पहले, यहाँ सामने लिख दिया, आगे फटाफट पढ़ लियोगे तो उनका सही जवाब आएगा। विटामिन डी एक ऐसा है जो जिस्म में बनता है। इसके अलावा जितने विटामिन है वो सब जो है खुराक के जरिए से लेना पड़ता है। बात समझ में आई? सिर्फ विटामिन डी जो है एक ऐसा विटामिन है जो जिस्म में बनता है। इसके अलावा तमाम विटामिन जो है हमें खुराक के जरिए से, ग़िज़ा के जरिए से लेना पड़ते हैं। ये आपने याद रखना है। यहाँ मैं पूरा एक टेबल दिया हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मली वो कर देता हूँ, बाकी मैं इसको आपको एक नोट्स की शक्ल में दे दूंगा। ये वाले टेबल को, सारी नोट्स नहीं मिलने वाली है, ये टेबल मैं आपको दूंगा। तो क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, डायरेक्ट पीपीटी तैयार। तो यहाँ पर देखिए, अब मुझे थोड़ा साइड में होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर विटामिन दिए हुए और 13 से 15 साल के बच्चों को रोजाना कितने की जरूरत है और उसके काम क्या है और बेहतरीन ग़िज़ाई ज़राए क्या हो सकते हैं। तो विटामिन B1 जिसको थायमाइन कहते हैं, ये 1.3 मिलीग्राम चाहिए लड़के के लिए और 1.2 मिलीग्राम चाहिए रोजाना लड़कियों के लिए। इसके काम क्या है विटामिन B1 के, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, भूख में इजाफा, दिल, आसाब और पट्टों की कारकर्दगी जो है बेहतर करना। ठीक है। यहाँ पर ग़िज़ाई ज़राए क्या है, खमीर, जिगर, दूध, पनीर, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, गोश्त, मुकम्मल अनाज वगैरह। इस तरह से विटामिन बी है, राइबोफ्लाविन। ये पूरा एक चार्ट है, इसके ऊपर तफसील से जब जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। ये इसको मैं इंशाल्लाह नोट्स में दूंगा, क्योंकि इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। ये पढ़ लेना है आपने कि कौन सा विटामिन कितनी मिकदार में चाहिए होते हैं और उससे क्या काम होता है, और फिर बेहतरीन ग़िज़ाई ज़राए उसके क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये बात का आपने ख्याल रखना है। ये भी उसी का हिस्सा है
यहाँ देखिए अब मिनरल्स, मादनियात, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स, ये हमारे जिस्म को जो है कम मिकदार में जरूरी होता है। जिस्मानी नशोनुमा और अफाल के लिए अहम है, जिस्म के नशोनुमा के लिए और जिस्म के कामों को अंजाम देने में ये भी मददगार होता है। मादनियात जो है ये मिनरल्स जो है गैर नामियाती मरकबात है जो जिस्म मुख्तलिफ कामों में मदद करते हैं, जैसे थायरोक्सिन, हार्मोन की तैयारी, हड्डी और पट्टों की नशोनुमा, आसाबी निसाब और जिस्म में पानी और नमकियात का जो है तवाजुन मेंटेन करने में मादनियात का अहम रोल होता है। इन बातों को आपने याद रखना है, इसमें ज्यादा समझने की बातें नहीं। मादनियात दो अकसाम की होती है, कौन कौन सी? तो एक मेजर एलिमेंट्स है और जिसके अहम मादनियात कहते हैं, और दूसरा मामूली मादनियात यानी माइनर एलिमेंट्स है। इनकी रोजाना की जरूरत की बुनियाद पर इनको दो हिस्सों में किया गया है। अहम मादनियात में कौन सी है जो ज्यादा जरूरी होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, आयरन, ये ज्यादा अहम है, इंसान को रोजाना इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बिलमुकाबिल जो है आयोडीन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट वगैरह ये वो मादनियात मिनरल्स है जिसकी थोड़ी कम जरूरत पड़ती है रोजाना इंसान। ठीक है, इन बातों को ज़हन में रखना है। अब हम आते हैं मुख्तलिफ किस्म की मादनियात, उनकी अहमियत, ज़राए और रोजाना की जरूरत। ठीक है, मादनियात, उनके ज़राए और वो किस तरह से अहम होती है वो मैं आपको बताऊँ। एक सवाल आप लोगों से है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में, हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में की मजबूती में जो है कौन कौन सी चीजें मददगार होती है, कौन सी मादनियात जो है मददगार होती है? सवाल समझो, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सी मादनियात जरूरी होती है? दर्ज झेल में से एक का इंतखाब करना है। तो इसमें जो है आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन डी। पहचानो क्या है? विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। सर थोड़ी देर पहले तो देखे थे, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए है ये जो विटामिन डी है ये मादनियात नहीं है। विटामिन डी का ताल्लुक जरूर हड्डियों को मजबूत करने से है, लेकिन मैंने मादनियात में से पूछा हूं, तो वो क्या है? वो फास्फोरस है। यही बात आपने याद रखना, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ठीक है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये फास्फोरस वो चीज है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए है। कैल्शियम भी है वैसे, लेकिन हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए फास्फोरस होता है। ये जुदूल भी मैं आपको इसके जरिए से पीडीएफ के जरिए से इंशाल्लाह इसके वीडियो के जेल में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा इसको। तो आयरन की अहमियत क्या है? वो हेमोग्लोबिन की तैयारी के लिए मदद करता है और कई चीजों में होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब सब्जियां जैसे आंवला, पालक, सेब का मुरब्बा, गुड़, पानी आ रहा है, ये अच्छी अच्छी चीजें अगर भूख के टाइम में देखे तो और ज्यादा मजा आता है। शलजम, गोश्त, अंडे वगैरह है ना। फिर कैल्शियम के लिए सब्जियां, दूध और दूध से बनी हुई अशिया। हड्डी और दांतों को मजबूत करने का काम भी कैल्शियम के जरिए से होता है। फास्फोरस का भी वही काम है ना। कितनी मिकदार में चाहिए? तो बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, 1.2 ग्राम 1.2 ग्राम। और ये अंडे, गोश्त, मछली, मुकम्मल अनाज वगैरह ये सब में जो है फास्फोरस होता है। आयोडीन जो है समुद्री खुराक है और आयोडीन मिला नमक ये थायराइड गुदूद के सही अफाल के लिए। देखो ये बात याद रखिए, जो आयोडीन है ये थायराइड गुदूद के सही अफाल के लिए है, काम के लिए। और ये कितनी मिकदार में चाहिए होता है रोजाना? तकरीबन 20 ग्राम, 20 मिलीग्राम, 20 ग्राम नहीं 20 मिलीग्राम। सोडियम, खाने का नमक, सब्जियां, इसको याद रखिए। पोटाशियम, मैग्नीशियम ये किन चीजों में होता है और क्या किस हिसाब से जरूरी होता है, ये बात आपने याद रखना। मैं उसको जदूल जब दूंगा आपको तो उस वक्त में उस टेबल से आपने स्टडी करना। कुछ जदवल बोलते, कुछ जदवल बोलते, मैं तो कंफ्यूज ही आ गया। अब ये बात याद रखना है कि कुछ विटामिन वो होते हैं जो फैट में जो है सॉल्व हो जाते हैं और कुछ विटामिन वो होते हैं जो पानी में सॉल्व होते हैं। तो विटामिन बी और बी से रिलेटेड जो भी आते हैं, विटामिन B12, B13 वो जो भी है पूरे ये पानी में सोल्यूबल है। तो ये कौन से है? तो इस पर मैं आपको जब क्वेश्चन दूंगा ना तब मजा आएगा। थोड़ा सा कुछ बातें आपको भी मालूम होनी चाहिए कि नहीं। तो फैट में हल होने वाले विटामिन के बारे में मैं आपको बताऊँ। ठीक, अब आते हैं हम रेशेदार मादों पर। रेशेदार मादे जिसको रफज कहते हैं, ये रेशेदार मादे बहुत जरूरी होते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रेशेदार मादों से हमारे जिस्म को तवानाई नहीं मिलती, लेकिन ये जो है हमारे जिस्म में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है यहाँ समझ में आएगा।
ये फाइबर है जो खुराक में फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इन चीजों में पाया जाता है। जो प्लांट बेस्ड जितनी ग़िज़ाएं होती है ना, फूड होती है ना, जो हमको पौधों से, दरख्तों से हासिल होती है, उन सारी फूड्स में जो है रेशेदार माना जाता है। उसके अलावा दूसरी चीजों में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, जहां तक मैंने इसको समझाऊं। हो सकता है किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताना है। अगरचे रेशेदार मादे कोई ग़िज़ा नहीं है, लेकिन यह खुराक का अहम हिस्सा है। रेशेदार मादे ज्यादातर सेल्यूलोज पर मुश्तमिल होते हैं। ये क्या काम में आते हैं फिर, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये बहुत अहम है और क्या काम में आते हैं। तो ये बहुत बड़े अहम कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, क्या काम में आते हैं, तो ये आंतों की हरकत में मदद करता है। आंतों की हरकत, जो हाजमे में जो चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हाजमे में ये बहुत मददगार होता है। हाजमे के रास्तों को साफ करता है और बीमारियों से बचाता है। यानी लेटरिन साफ होते, कब्ज को रोकता है, कंस्टिपेशन जिसको आप कहते हैं, उससे वो रोकता है। ये जो है कब्ज को रोकता है, जिसमें पानी बरकरार रखने में भी जो है रेशेदार मादे जरूरी होते हैं। खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मुनासिब सतह कायम रखने में भी ये मदद देता है। रेशेदार मादे के कई सारे फायदे। अब आते हैं हम पानी पर। पानी भी हमारे ग़िज़ा का हिस्सा है, न्यूट्रिशंस का एक हिस्सा है। पानी हमारी खुराक का सबसे अहम हिस्सा है। बच्चे के जिस्म का 75% और बालिग के जिस्म का 70% पानी पर मुश्तमिल है। जिस्म में कितना हिस्सा पानी का है, तो बच्चे के जिस्म में 75% हिस्सा पानी है और बालिग जिस्म का है 70% पानी है। देखो, ये बात हमने याद रखना है। पानी क्या काम करता है। पानी है, पानी जिंदगानी क्या क्या है वो। तो खुराक की तरसील और हाजमे के लिए जरूरी है। पानी जो है खुराक की तरसील और हाजमे के लिए जरूरी है। फुजला खारिज करता है, जाहिर सी बात है, ये बहुत अहम काम है। जिस्मानी दर्जे हरारत बरकरार रखता है। जिस्म में किमियाई अमल के लिए मुहल्लिल का यानी सोल्यूबल का जो है काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। और हमारे जिस्म को पानी कहाँ से मिलता है हमारे जिस्म को, तो पीने के पानी जो हम पीते हैं, फलों के रस, दूध, चाय, कॉफी, सब्जियों और फलों के जरिए से, इन सब से हमको जो है हमारे जिस्म को पानी मिलता है। ये बात आपने याद रखना है। अब हम जो है इसके बाद के सेकंड पार्ट में मुतवाज़न ग़िज़ा और डिसीज वगैरह, ग़िज़ा के जरिए से जो डिसीज होती है, अहम टॉपिक्स 3-4 टॉपिक बाकी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।